हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स हम दो तरीके के पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक कंपोनेंट्स की बात करती हूँ। तो जो मेजर बेसिक कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के, वो हमारे 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला डेटा, उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके बाद हार्डवेयर, यूज़र एंड प्रोसीजर्स। ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम डेटा की बात करते हैं। कंपोनेंट यानी कि जो डीबीएमएस पूरा डिपेंड है, पूरा किससे मिलके काम करता है। तो उसमें सबसे पहले यदि डीबीएमएस की बात करें तो बात आती है डेटा की, कि डेटा क्या होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स और फिगर्स को हम डेटा डेटा कहते हैं, और इसी डेटा को अरेंज करने का काम हमारा डीबीएमएस करता है। डीबीएमएस के द्वारा हम इसी डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। A data can be defined as a collection of raw facts and figures. The term database is referred as a collection of the related data. The data is a key component, and for the management of it, the DBMS works. DBMS काम ही डेटा के ऊपर करता है। डीबीएमएस का मुख्य काम क्या है कि डेटाबेस को मेंटेन करना और यूज़र के लिए उस डेटाबेस को अवेलेबल करना। और डेटा क्या होता है? डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जिनको हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट किया है, वो कहलाता है हमारा डेटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर जो हम अपने डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए या हम यूज़ करने के लिए, डीबीएमएस को रिट्रीव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले बात करें कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए गए। हर सॉफ्टवेयर का एक अपना काम होता है, एक अपने फंक्शन होते हैं, और हर सॉफ्टवेयर को किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर, जो भी डीबीएमएस को मेंटेन करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, वो इसमें आएंगे, वो इसका कंपोनेंट कहलाएंगे। डेफिनेशन देखते हैं। It includes both types of software, that is system and application software, that are used to work on database. The software is a set of instructions required to manage, maintain and work with data. It also provides an interface between the user and the database. सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी में आ सकता है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो और चाहे वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। बेटा, आप सभी लोग 11th में भी आईटी के स्टूडेंट रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डिफ़ाइन करूँगी, पर ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सारे सॉफ्टवेयर इसके पार्ट हैं, इसके कंपोनेंट कहलाए जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर हमें डेटाबेस और यूज़र के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक कड़ी है जिसके द्वारा ही डेटाबेस पे हम काम कर पाते हैं। जैसे एसक्यूएल क्या है? एक लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, जिसमें आप क्वेरीज लिख के डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या हुआ? इसका कंपोनेंट हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है हार्डवेयर इंक्लूडिंग कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो डेटाबेस को बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो रहा है, वो कहलाता है हमारा हार्डवेयर।
The hardware includes CPU as well as other peripheral devices such as monitor, keyboard, hard disk, printer, etc. These are required for input, processing and output purpose. सॉफ्टवेयर कहाँ चलेगा? सॉफ्टवेयर किसी ना किसी हार्डवेयर में ही इंस्टॉल करके हम चलाएंगे ना। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके ही फिर डेटाबेस को बनाने में मदद करते हैं, चाहे वो हम एक कीबोर्ड हो हार्डवेयर में, या मॉनिटर हो, या हार्ड डिस्क हो, या प्रिंटर हो, या कोई भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस हो। ये सारे पार्ट किसके होते हैं? हमारे हार्डवेयर के। हार्डवेयर आप 11th क्लास में बहुत डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं। हार्डवेयर मतलब आप समझते हैं कि ऐसे डिवाइसेस, ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट आउटपुट प्रोसेस को रन करते हैं, ये सारे हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। और वो सारे हार्डवेयर इसके कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूज़र। यूज़र जो DBMS के बेनिफिट्स को यूज़ कर रहा है, जो DBMS को ऑपरेट कर रहा है, वो कोई भी यूज़र हो सकता है। हो सकता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है वो एंड यूज़र हो, डायरेक्ट यूज़र हो, इनडायरेक्ट यूज़र हो, या एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो। यूज़र, कोई भी यूज़र इसका एक मेजर कंपोनेंट है। It includes all types of user that are benefited by the DBMS. Following are the various types of users commonly associated with a DBMS. First is DBA, that is Database Administrator. Second is End User. Third is Direct User. Fourth is Indirect User. And last is Application Programmer. DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, जो डेटाबेस पे निगरानी रख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, ये सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आते हैं। एंड यूज़र जो नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब फ्रंट एंड पे जो डेटाबेस को क्वेरी लिख के उपयोग कर रहे हैं, वो कहलाते हैं एंड यूज़र। डायरेक्ट यूज़र वो यूज़र होते हैं जिनके लिए डेटाबेस क्रिएट किया गया है, जो डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको अपडेट, इंसर्ट, डिलीट कुछ भी करने की परमिशन होती है, वो कहलाते हैं आपके डायरेक्ट यूज़र। इनडायरेक्ट यूज़र वो यूज़र होते हैं जो कभी कभार, मतलब रैंडमली कभी उनने उस डेटाबेस को एक्सेस कर लिया, मेनली उनके लिए वो डेटाबेस नहीं बनाया गया है बट वो यूज़ कर रहे हैं, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट यूज़र। किसी और लिंक के वाया वो यदि अपने डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट यूज़र। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एक पार्ट होते हैं जिन लोगों ने इसको प्रोग्रामिंग करके डेटाबेस को बनाया है, इन सारे प्रोग्राम्स को क्रिएट किए हैं, यह कहलाते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स वो इंस्ट्रक्शन या वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हाउ टू यूज़ द DBMS को कैसे यूज़ करना है। जो एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहलाती हैं प्रोसीजर्स। ये यूज़र को गाइड करते हैं, या यूज़र को गाइड देते हैं कि कैसे ऑपरेट और मैनेज करना है। Procedures are the instructions and rules that assist or how to use the DBMS. It is in its design and running the database. They serve as a guide to use that operate and manage it. प्रोसीजर्स वो पार्ट हैं जिनसे यूज़र को पता चलता है कि किस तरीके से डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, मैनेज करना है और मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स के अंदर आती हैं। यदि आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट या मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लिखिए, और वो शॉर्ट में आपसे पूछा गया है, तो आपको सिंपली इस ड्रॉ को ड्रॉ करना है और इन सारे कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखना है।
अब यदि आपसे पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स या मेजर कंपोनेंट्स डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के कौन कौन से होते हैं, तो वो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट्स बताए हैं डीबीएमएस के, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने रेफरेंस बुक में से लिया है। ये आपकी ये नितिन के नायक की बुक में ये टॉपिक नहीं है, उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स नहीं हैं। तो आप चाहें तो मैं जो पीडीएफ आपको सेंड करूँगी आप उसमें से लिखिएगा, और इनको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है कि सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आप डीबीएमएस में यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर वो हार्डवेयर जिनको डीबीएमएस में यूज़ किए जाते हैं, एनी काइंड ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, यूज़र जो एंड यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र या डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़र जो डीबीएमएस को यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीजर्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस जिनके द्वारा हम डीबीएमएस को बनाते हैं, और डेटा तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा, जिसको हम डीबीएमएस के द्वारा मेंटेन कर रहे हैं। तो इनको समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, और अभी भी यदि आपको इनमें कोई डाउट है तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑफ डीबीएमएस कौन कौन से होते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था डीबीएमएस का, इस ड्रॉ में आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, उसमें शायद आपने इस डायग्राम को देखा होगा कि जो डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है, उसका मॉड्यूल वो हम इस ड्रॉ में देख पा रहे हैं। अब इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे कि किस कंपोनेंट का क्या काम है। इस ड्रॉ को देखते हैं। सबसे पहले ये DBA यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अभी मैंने आपको बताया इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। यूज़र के अंदर कोई भी आ सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी होता है, एंड यूज़र भी होता है, और आपका डायरेक्ट यूज़र होता है, इनडायरेक्ट यूज़र होता है। तो ये जो पहली चीज़ है ये आपकी यूज़र्स हैं। DBA भी आपका यूज़र है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी आपका यूज़र है। यूज़र तो यूज़र है ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी काइंड का यूज़र है। ये आपके सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट हुआ, ठीक है। अब यूज़र क्या करता है, क्वेरी करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर है तो वो कुछ प्रोग्रामिंग करेगा, यूज़र है तो वो क्वेरी करेगा, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेटाबेस स्कीमा को या डेटाबेस कंपाइलर से इंटरेक्ट करेगा। समझ में आया। तो सबसे पहले तो हमें ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि ये कौन है, हमारे यूज़र हैं। आप बेटा इस डायग्राम को समझिए, इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको इस एक एक कंपोनेंट का यूज़ भी समझ में आता जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आईपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आईपी और मैथमेटिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम रट नहीं सकते हैं, है ना, कि इन्हें रटने की कोशिश करेंगे पर आप भूल जाएंगे, पर एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे और आसानी से लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेरी प्रोसेसर की। ये हमारा क्वेरी प्रोसेसर है। सबसे पहले यूज़र ने कोई क्वेरी लिखी, या एप्लीकेशन प्रोग्राम ने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा, या DBA ने कोई डेटाबेस स्कीमा में कुछ चेंज किया या उसको रिट्रीव किया, ठीक है। तो क्वेरी प्रोसेसर सबसे पहले काम करता है, चाहे क्वेरी आए, चाहे एप्लीकेशन प्रोग्राम आए या स्कीमा आए। क्वेरी प्रोसेसर क्या करता है कि वो यूज़र से रिक्वेस्ट को, क्वेरी को रिसीव करता है और उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे फॉरवर्ड करता है। मतलब यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट दी हमें और उस रिक्वेस्ट को उसने रिसीव किया, उस इंस्ट्रक्शन को, और उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये काम है हमारे क्वेरी प्रोसेसर का। It interprets the request queries received from the end user via an application programmer into instructions. It also executes the user request which is received from DML compiler. Query processor एप्लीकेशन प्रोग्रामर के द्वारा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने कोई रिक्वेस्ट दी, DML कंपाइलर ने उसको इंटरप्रेट किया, मतलब ट्रांसलेट किया और क्वेरी प्रोसेसर को दे दिया। यूज़र ने कोई क्वेरी दी,
यूज़र की क्वेरी को भी क्वेरी प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर दी गई, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने भी कोई क्वेरी दी तो वो सीधे DDL कंपाइलर के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है क्वेरी प्रोसेसर के पास। क्वेरी प्रोसेसर का काम ही ये होता है कि जो क्वेरी उसके पास आई है उसको एक्सेप्ट करे, चाहे वो DML कंपाइलर के पास से आई हो या एंड यूज़र के पास से आई हो, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे फर्दर उसको प्रोसीड करे। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रन टाइम डेटाबेस मैनेजर। अब बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये कहलाता है रन टाइम डेटाबेस मैनेजर। जैसे ही क्वेरी प्रोसेसर आगे देता है, ये सारी चीज़ें रन टाइम मैनेजर के पास चली जाती हैं, और रन टाइम मैनेजर इतने सारे कंपोनेंट्स से मिलकर काम करता है। इधर हर कंपोनेंट का अपना एक काम है और रन टाइम मैनेजर उसको रन करता है। ये एक सेंट्रल पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया यूज़र का, ठीक है, जहाँ क्वेरी एक्सेप्ट हो रही है। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका डेटाबेस का, जहाँ पे डेटा फाइल्स, डेटा डिक्शनरीज वगैरह सब टेक्स्ट वगैरह रखा हुआ है जिसको यूज़र रिट्रीव कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है या जो सेंट्रल पार्ट है, वो कहलाता है रन टाइम डेटाबेस मैनेजर। क्या कहलाता है? रन टाइम डेटाबेस मैनेजर। यहाँ पे पूरा डेटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद ही हम उस डेटाबेस तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किस तरीके से इस डेटाबेस को रिट्रीव करना है। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो रन टाइम डेटाबेस मैनेजर है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो डेटा सर्वर या डेटाबेस और यूज़र के बीच की कड़ी है, सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ओके, रन टाइम डेटाबेस मैनेजर इज अ सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द DBMS. It interfaces with the user submitted application programs and queries. It handles the access of database at runtime. ये पूरी डेटाबेस रन टाइम किस तरीके से हैंडल होगा उसको मैनेज करता है। रन टाइम डेटाबेस मैनेजर जो है इंटरफेस है किसके बीच में? यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्राम DBA और डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरी के बीच का। ये इन दो कड़ियों के बीच का इंटरफेस है। ठीक, इसका बेसिक काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द ऑपरेशंस इन द यूज़र क्वेरीज कमिंग डायरेक्टली बाय द क्वेरी प्रोसेसर or indirectly via an application program from the user logical view to the physical file system. The database manager is responsible for maintaining the consistency and integrity of the data as well as its security. Runtime database manager also referred to as database control system. Runtime database manager को हम database control system भी कह सकते हैं। ये डायरेक्टली जो क्वेरीज़ आ रही हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से या यूज़र से या क्वेरी प्रोसेसर से, उनको लेता है और उनको कंसिस्टेंटली उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। इसको हम डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये ऑथराइजेशन कंट्रोल, कमांड प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, और ये सारे कंट्रोल्स अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक कंट्रोल का अपना एक काम है। आइए हम देखते हैं रन टाइम डेटाबेस मैनेजर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या काम करते हैं। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है ऑथराइजेशन कंट्रोल। This module checks that the user has necessary authorization to carry out the required operation. इस कंट्रोल का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो ये चेक करे कि यूज़र के पास सारी ज़रूरी परमिशंस हैं, वो ऑथराइज्ड है या नहीं इस ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या नहीं। इन शॉर्ट, किताबी लैंग्वेज से हट के यदि हम बात करें तो ऑथराइजेशन कंट्रोल ये काम करता है कि ये चेक करता है
क्या ये जो क्वेरी आई है, ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो एक ऑथराइज्ड ऑपरेशन है या नहीं। ये जो नया ऑपरेशन ऑपरेट होने वाला है, जो भी क्वेरी आई है जो परफॉर्म होने वाली है, वो एक आवश्यक है या नहीं, या इस डेटाबेस के ऊपर इस ऑपरेशन को हमें ऑपरेट करना चाहिए या नहीं। ये ऑथराइजेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कमांड प्रोसेसर। Command processor, this component process the queries passed by the authorization control module. ऑथराइजेशन कंट्रोल मॉड्यूल ने कंपोनेंट ने चेक कर लिया कि ये जो क्वेरी आई है वो ऑथराइज्ड क्वेरी है या नहीं। यदि वो ऑथराइज्ड क्वेरी है मतलब उसको हमें फुलफ़िल करना है, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता है कमांड प्रोसेसर पे, और कमांड प्रोसेसर उसको क्वेरी को क्या करता है, प्रोसेस करता है। यहाँ पे जाके हमारी क्वेरी प्रोसेस होती है। अब क्वेरी प्रोसेस होने के बाद भी यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, या तो कमांड प्रोसेसर उसको इंटीग्रिटी चेकर के पास भेजेगा, या उसको क्वेरी ऑप्टिमाइज़र के पास सेंड करेगा, या ट्रांजैक्शन मैनेजर के पास सेंड करेगा। तो ये चीज़ कमांड प्रोसेसर डिसाइड करता है कि हमें क्वेरी को आगे कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, इस क्वेरी का हमें आगे क्या करना है। ऑथराइजेशन कंट्रोल सिर्फ चेक करके कमांड प्रोसेसर के पास फॉरवर्ड कर देता है। अब कमांड प्रोसेसर आगे की पूरी क्वेरी को चेक करके क्या करना है ये डिसाइड करता है। कमांड प्रोसेसर के बाद अब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी चेकर का, कि इंटीग्रिटी चेकर का क्या काम होता है। दिस कंपोनेंट चेक्स द नेसेसरी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स फॉर ऑल द रिक्वेस्ट ऑपरेशन दैट चेंज द डेटाबेस। डेटाबेस में जितने भी ज़रूरी चेंजेस होने वाले हैं, जो भी उसमें ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए सारी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं, ये चेक करता है इंटीग्रिटी चेकर। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इंटीग्रिटी क्या होती है, ये सब कुछ हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो ये कंपोनेंट सिर्फ इंटीग्रिटी को चेक करता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइज़र पर। क्वेरी ऑप्टिमाइज़र क्या करता है कि उस क्वेरी को जैसे एग्जीक्यूट होना है उसकी स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है। ये जो पार्ट है वो इसके लिए डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की स्ट्रेटजी आगे फॉलो की जाएगी। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। ये एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, मतलब मल्टीपल स्ट्रेटजीज़, किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उन सब तरीकों में से एक बेस्ट तरीके को चुनना, एक ऑप्टिमल स्ट्रेटजी को निकालना, वो ये क्वेरी ऑप्टिमाइज़र करता है। इट यूजेस इंफॉर्मेशन on how the data is stored to proceed an efficient execution plan for evaluating query। ये बताता है हमें कि कौन सी प्रोसीजर हमारे लिए बेस्ट है, जिससे हम अपनी क्वेरी को ऑप्टिमल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करता है? The transaction manager performs the required processing of the operation it receives from transaction. It ensures the following two things: transaction request and release logs according to a suitable locking protocol, and schedules for the execution of transaction. ट्रांजैक्शन मैनेजर ये दो ज़रूरी काम करता है कि जो क्वेरी उसके पास आई है उन दोनों क्वेरीज़ को शेड्यूल करेगा कि ये कब प्रोसेस होंगी, और इन प्रोसेस के रिक्वेस्ट लेके इन प्रोसेस को प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो ये काम ट्रांजैक्शन मैनेजर करता है। नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या करता है कि जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन मैनेजर्स ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, शेड्यूलर ऑन टाइम उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। द शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट concurrent operation on the database proceed
without conflicting one another. It also controls the relative order in which transaction operations are executed. जब हमारे पास एक ही समय पे कई सारे काम एग्जीक्यूट होने के लिए आते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजर ने वो सारी चीज़ें शेड्यूलर के पास सेंड कर दी। अब शेड्यूलर इस कंपोनेंट का मेन काम ये है कि जब एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं तो एक दूसरे से वो काम डिस्टर्ब ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। एक दूसरे यदि एक साथ 10, 20, 30 क्वेरीज एक साथ चल रही हैं, काम हो रहा है, ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से अलग है और वो एक दूसरे को इंटरप्ट ना करे, ये मेन फंक्शन होता है शेड्यूलर का। ट्रांजैक्शन मैनेजर और शेड्यूलर मिलकर ये डिसाइड करते हैं, ये आपका एग्जीक्यूट करते हैं कि आपका कोई भी रन टाइम पे मतलब लाइव यदि कोई ट्रांजैक्शन डेटाबेस में हो रहा है और एक साथ बहुत सारे लोग उसको ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका हर एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस को प्रोसीड करने का एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो इसको कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा मैनेजर। डेटा मैनेजर ये आपका डायरेक्ट डेटा फाइल से कांटेक्ट करता है। ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं डेटा मैनेजर के, एक रिकवरी मैनेजर और बफर मैनेजर। डेटा मैनेजर क्या होता है? द डेटा मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। ये डेटाबेस को एक्चुअल में हैंडल करता है। क्यों? क्योंकि ये डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरी से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। यहाँ पे तो सारी हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद जाती वो डेटा मैनेजर के पास ही हैं, और एक डेटा मैनेजर ही हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरीज वगैरह से टेक्स्ट से डायरेक्ट कंट्रोल करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो डेटा मैनेजर हमारा एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। जैसा कि हमारा यहाँ पे जो क्वेरीज, जो यूज़र्स हैं वो डायरेक्ट क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, तो क्वेरी प्रोसेसर हमारे क्वेरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और क्वेरीज डायरेक्ट यूज़र लिखता है। इसी तरीके से ये डेटा मैनेजर हमारा सर्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। अब डेटा मैनेजर जो है उसके उस मॉड्यूल के दो मेन कंपोनेंट हैं। वो दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहला इसका मॉड्यूल है रिकवरी मैनेजर और नेक्स्ट है हमारा बफर मैनेजर। तो रिकवरी मैनेजर इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ फेल्यूर। रिकवरी मैनेजर ये इंश्योर करता है कि फेल्यूर होने पर हमारा जो डेटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में हो। रिकवरी मैनेजर का मुख्य काम ये होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बफर मैनेजर। बफर मैनेजर is also referred as a cache manager. It is mainly responsible for the transfer of data between the main memory and secondary storage such as disk or tab. आपका बफर मैनेजर, जैसे कि जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी से मैन मेमोरी में फाइल्स आती हैं, बफरिंग का टाइम लगता है। बफर मैनेजर भी उसी तरीके का काम करता है। ये एक तरीके का हमारा कैश मेमोरी का काम करता है जिसमें करंटली यूज्ड डेटा स्टोर रहता है। तो यह हमारे सर्वर से जो करंटली यूज्ड डेटा है वो बफर मैनेजर के पास आके स्टोर हो जाता है। ये तो थे हमारे डेटाबेस मैनेजर्स के कंपोनेंट्स, रन टाइम मैनेजर्स के कंपोनेंट। अब हम इसके कुछ और जो प्रोसेसर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसा कि है हमारा DML प्रोसेसर, जिसको हम DML कंपाइलर भी बोलते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स तो हमारे डेटाबेस मैनेजर, रन टाइम मैनेजर के अंदर के कंपोनेंट्स थे। अब हम जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, DML कंपाइलर वगैरह जो ये काम करते हैं वो और समझ लेते हैं। DML प्रोसेसर क्या करता है कि जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो उन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करता है। ये हम आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो काम करता है वो मशीन लैंग्वेज में काम करता है।
कोई भी काम जो कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर परफॉर्म होता है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज में परफॉर्म होता है। आपने कोई क्वेरी लिखी, आपने वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी, बट कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस चालू होगी तो सबसे पहले वो क्वेरी जो चेंज होगी काय में, आपके मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में चेंज होने के बाद प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद वो फिर से आउटपुट आएगा मशीन लैंग्वेज में, और वो आउटपुट मशीन लैंग्वेज से आपकी मतलब यूज़र की लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, देन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो DML प्रोसेसर यूजिंग अ DML कंपाइलर, द DDL प्रोसेसर कन्वर्ट्स द DML स्टेटमेंट्स into low level instruction यानी कि मशीन लैंग्वेज so that they can be executed। ये एक तरीके से कंपाइलर ये कन्वर्टर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो यूज़र लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एंड मशीन लैंग्वेज को यूज़र लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम दिया, कंपाइलर उसको चेंज करेगा उस लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में, और फिर क्वेरी प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए भेज देगा। यहाँ पे सेम यदि यूज़र ने कोई क्वेरी दी, यूज़र की क्वेरी पहले कन्वर्ट होगी, उसके बाद क्वेरी प्रोसेसर के पास जाएगी और क्वेरी प्रोसेसर मशीन लैंग्वेज में उसको प्रोसेस करेगा। तो ये काम था DML प्रोसेसर का। इसको DML प्रोसेसर भी कहते हैं और इसको DML कंपाइलर भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं DDL इंटरप्रेटर या DDL कंपाइलर। डेटाबेस स्कीमा कुछ हमारी प्रोसेस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको कन्वर्ट करने का काम करता है। इट प्रोसेस द DDL स्टेटमेंट्स इनटू अ सेट ऑफ टेबल कंटेनिंग मेटा डेटा। जितने भी हमारे सेट हैं उन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करने का काम हमारा DDL इंटरप्रेटर करता है। लास्ट हमारा एक पार्ट है जो जिसमें से हम डेटाबेस को रिट्रीव करते हैं, ये हमारा बचा हुआ पार्ट डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरी, जो हमारा पार्ट है फिजिकल डेटाबेस। इस डायग्राम का हमारा लास्ट पार्ट फिजिकल डेटाबेस हमारा वो डेटाबेस है जिसमें से हम क्वेरी के द्वारा कुछ रिट्रीव कर रहे हैं, और वो एक ऐसा पार्ट जहाँ पे हमारे सारे डेटाबेस फाइल, डेटा डिक्शनरी एंड ऑल अबाउट टेक्स्ट हमारा सेव है। Runtime database manager implements several data structure as a part of the physical system implementation। ये जो पार्ट है इसके अंदर हमारे 3 तरीके का डेटा स्टोर है। जब सबसे पहला है हमारा डेटा फाइल्स, फिर है हमारी डेटा डिक्शनरी, और फिर है हमारे इंडाइसेस, मतलब क्या क्या टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट के फॉर्म में सर्वर पर सेव है जिनको हम रिट्रीव करते हैं। डेटा फाइल्स के अंदर सारी हमारी स्टोर्स डेटा है। डेटा डिक्शनरी इज़ अबाउट मेटा डेटा, मतलब डेटा अबाउट डेटा, इन्फॉर्मेशन है हमारे पूरे डेटा की। मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में जो जानकारी है। जैसे आपका बुक है, बुक में आपका सारा सिलेबस है, लेकिन बुक का फ्रंट पेज क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स हमारा मेटा डेटा है, मतलब आपकी किताब के किस पेज पे कौन सी चीज़ है वो इंडेक्स बता रहना। ऐसे ही मेटा डेटा हमें ये बताता है कि डेटाबेस में कहाँ कौन सी चीज़ है, किसके बारे में क्या चीज़ कहाँ स्टोर है, वो हमारा कहलाता है मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी भी हमारी डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, डेटाबेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। और इंडाइसेस इट प्रोवाइड फास्टर रिट्रीवल फ्रॉम डेटा आइटम्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है जिससे डेटा रिट्रीवल, डेटा को एक्सेस करना हमें आसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा किसका पार्ट है, फिजिकल डेटाबेस का। और फिजिकल डेटाबेस का पार्ट हमारा डायग्राम में ये सबसे नीचे वाला पार्ट है। आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, इस डायग्राम के सारे कंपोनेंट भी समझ में आए होंगे। आपकी बुक में ये डायग्राम ड्रॉ है, और आपके पास यदि बुक नहीं है या आपकी बुक में ये डायग्राम ड्रॉ नहीं है, आप एज इट इज़ इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट बताना चाहती हूँ कि इसका क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इन दोनों कंपोनेंट्स को, बेसिक कंपोनेंट्स भी और इन कंपोनेंट को, दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो यदि 5 या 6 नंबर में आता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स ऑफ DBMS,
तो आपको पूरा ये डायग्राम और इसके एक एक कंपोनेंट को डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर आपको वो जो 5 बेसिक कंपोनेंट हैं वो एक्सप्लेन नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम SQL स्टार्ट करेंगे। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।